हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ राजेश जॉब फिजिक्स फैकल्टी। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट PYQ एंड चैप्टर इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज ऑफ 3.2 × 10⁻⁷ कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। What is the magnitude of electric field at the point 15 centimeter from the center of a sphere and 1/4 pi epsilon naught is 9 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और कह रहा है कि चार्ज ऑफ 3.2 10 to the power -7 कूलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। सपोज करिए कि ये स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस आपको है 10 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए रेडियस है, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। यहां से r डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई P पॉइंट है जहां पे कि फील्ड निकालना है और दिस डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन दिस स्फेरिकल कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर Q/r²। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है 9 10 टू द पावर 9। चार्ज दे रखा है 3.2 10 to the power -7 and distance is 15 centimeter. You have to change this distance in SI unit and this is 15 10 - 2 स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 1.28 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम। ओके, ऑप्शन मैच कराइए तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1.28 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 2 पॉइंट चार्जेज A and B having charges +Q and -Q respectively are placed at certain distance apart and force acting between them is F। 2 पॉइंट चार्ज है और चार्ज यहां पे दे रखा है +Q और -Q और ये सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, तो कह रहा है कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F। अगर आप F निकालें यहां से तो F आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q -Q और डिस्टेंस अगर D ले लें तो ये आ जाएगा आपको -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/D² एंड दिस इज F। ये गिवन है। ओके, अब कह रहा है इफ 25% चार्ज ऑफ A इज ट्रांसफर्ड टू B, 25% चार्ज क्या क्या ट्रांसफर कर दिया टू B, देन फोर्स बिटवीन द चार्जेज बिकम्स। तो फोर्स सपोज करिए कि अगर F डैश मान लें, F डैश हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और चार्ज ट्रांसफर कर दिया है कितना 1/4 मतलब 25%, और B पे चार्ज हो जाएगा पहले कितना था -Q, अब कितना हो जाएगा -Q + Q/4। डिस्टेंस इज सेम, तो ये आ जाएगा F डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q - Q/4, दिस इज 3Q/4 और ये आ जाएगा -3Q/4, माइनस को बाहर कर लीजिए एंड बाई D², तो ये आ जाएगा 9/16 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/D²। इसे अगर आप देखें तो ये क्या है F, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/D² विथ नेगेटिव साइन। इसके जगह आप पुट कर सकते हैं F, तो F डैश बिकम्स 9/16 इंटू F। ओके, ऑप्शन देख लीजिए, C इज द करेक्ट ऑप्शन। नीट 2019 में आ चुका है ये क्वेश्चन। ओके, क्लियर है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज। एक हॉलो मेटल स्फीयर है, ये मान लीजिए, जिसका रेडियस आर है, दिस इज कैपिटल आर, दिस इज सेंटर। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फीयर एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। अब आपको पता है कि जो इनसाइड द मेटल स्फीयर फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि चार्ज इनसाइड जीरो, तो फील्ड जीरो आ जाएगा। कब? अगर ये आर लेस देन आर होगा, तो पॉइंट अगर इनसाइड होगा तो, और अगर आर ग्रेटर देन आर होगा, अगर आर ग्रेटर देन आर होगा, उस केस में जो फील्ड आ जाएगा 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, इसका मतलब फील्ड डिक्रीज करेगा जैसे आर बढ़ेगा आउटसाइड द कंडक्टर। ठीक है, और उसके अंदर जीरो, आर लेस देन आर के लिए जीरो आ जाएगा, और आर ग्रेटर देन आर के लिए इक्वल टू 1/4πε Q/r² होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर, यानी जीरो होगा जब आर लेस देन आर है, और जब आर ग्रेटर देन आर है तो फिर ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R² के। 2019 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेज with linear charge density lambda coulomb per meter and minus lambda coulomb per meter are placed at a distance of 2r in free space. What is the electric field midway between the two line charge? सपोज करिए कि ये दो पैरेलल शीट, ठीक है, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखा है आपको, और ये सेपरेशन भी दे रखा है। तो अगर इसके वजह से आप यहाँ पे फील्ड निकालें, ये सपोज करिए कि पहला है और ये मान लीजिए दूसरा है, तो फील्ड आ जाएगा इसके वजह से E1 जो रिपल्सिव नेचर का होगा, इसके वजह से अगर देखें तो इधर की तरफ ही आ जाएगा E2 जो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। और ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो λ/2πε0 इंटू आर के बराबर होता है। तो E1 आ जाएगा, E2 भी इतना ही आ जाएगा, λ/2πε0 इंटू आर। और अगर आप दोनों को ऐड करें, चूंकि डायरेक्शन सेम है, तो ये फील्ड आ जाएगा E1 प्लस E2, तो ये आ जाएगा 2λ/2πε0 इंटू आर, एंड दिस इज λ/2πε0 इंटू आर। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, टू कैंसिल हो जाएगा, λ/πε0 आर, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो फॉर्मूला याद रखिएगा आप कि इनफाइनाइट पैरेलल लाइन चार्ज की वजह से जो फील्ड होगा वो λ/2πε0 इंटू आर, वेयर लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h in a uniform vertically upward directed electric field. The direction of electric field is now reverse. पहले फील्ड का डायरेक्शन क्या था? अपवर्ड, बाद में डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, अब फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया? डाउनवर्ड। Keeping its magnitude same, the proton is allowed to fall from rest in it through the same vertical distance. इलेक्ट्रॉन के केस में जो डिस्टेंस है वर्टिकल, और प्रोटॉन के केस में जो डिस्टेंस है वर्टिकल, ये दोनों सेम है। द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टू टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन इज, तो ये आपको पता होगा कि जो अगर हम काइनेमेटिक्स यहाँ पे लगाएं, h इक्वल टू हाफ AT², c इज द टाइम, और ये आ जाएगा QE/m इंटू TS। h कह रहा है कि सेम है दोनों केस में, तो अगर आप इसको कांस्टेंट माने
तो टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, टी स्क्वायर एम के प्रोपोर्शनल होगा, यानी टी किसके प्रोपोर्शनल होगा, एम के। ठीक है, तो अगर ये मास कम है तो टी कम होगा, अगर ये मास ज्यादा है तो टी ज्यादा होगा। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन के मास से कम होता है। ठीक है, तो इसीलिए टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो स्मॉलर होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज लाइटर। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में कम होता है, दैट्स व्हाई टाइम ऑफ फॉल इज स्मॉलर। ओके, नीट 2018 में आ चुका है क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, टॉय कार विथ चार्ज क्यू मूव्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक टॉय कार है, ये मूव कर रहा है किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस पे जो फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। Under the influence of a uniform electric field E, due to the force QE, the velocity increases from 0 to 6 meter per second in 1 second। एक सेकेंड में अगर आप देखें, एक सेकेंड ड्यूरेशन में जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज की 0 to 6। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 6 - 0/1 एंड एक्सेलरेशन इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूंकि वेलोसिटी में चेंज हुआ है 0 to 6 कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी इज 6 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इंटरवल इज 1 सेकेंड, सो एक्सेलरेशन इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट दैट इंस्टेंट डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स। अब क्या किया, फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। The car continues to move for 2 more seconds under the influence of this field। तो कार अगले 2 सेकेंड तक इसी फील्ड के इन्फ्लुएंस के वजह से कंटिन्यूअसली मूव किया। कितने सेकेंड तक, 2 सेकेंड तक। द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ टॉय कार बिटवीन 0 to 3 सेकेंड। क्वेश्चन क्लियर है, करेक्ट। टॉय कार है जो फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस पे मूव कर रही है अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फोर्स क्यूई, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज। इसका वेलोसिटी इंक्रीज किया 0 to 6 इन 1 सेकेंड ड्यूरेशन। उसके बाद क्या करा है कि फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, अब रिटार्डेशन होगा। तो कह रहा है कार कंटिन्यू टू मूव फॉर 2 more सेकेंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ this given field, the average velocity and average speed आपसे पूछ रहा है between 0 to 3 सेकेंड। नीट 2018 में आ चुका है। आइए समझते हैं फिगर से। ये देखिए t = 0 पे मोशन स्टार्ट हुआ है, v = 0 है, तो t = 0 to 1 सेकेंड वेलोसिटी हो गई 0 to 6। तो मैं कह रहा था कि अगर आप इसका एक्सेलरेशन निकालें तो देखिए एक्सेलरेशन आ जाएगा 6 - 0/1 एंड दिस इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, इसके बाद ये चला है अगले 2 सेकेंड तक, फिर करेंगे फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, तो कितने टाइम में ये रुक जाएगा। देखिए अब अगर फॉर्मूला यूज करें v = u + at, तो यहां पे ये v0 अब यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, अब u कितना है 6, सेम फील्ड है तो वही रिटार्डेशन होगा। अब यहां पे अगर टाइम देखें तो कितना टाइम आ गया 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के बाद ये रुक जाएगी, यानी t = 2 सेकेंड पे रुक जाएगी। ठीक है, फील्ड अप्लाई किया है, अब मोशन यहां से रिवर्स होगा। ठीक है, फिर इसका एक्सेलरेशन मिल जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, कितना, इतना ही होगा, क्योंकि फील्ड तो चेंज किया नहीं, इतना ही आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको करना क्या है कि यहां से लेके यहां तक
यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ है वो आपको निकालना है। ठीक है, इस तीनों इंटरवल में। तो पहले में अगर आप निकालें तो S1 आ जाएगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो u तो 0 है, यहाँ पे देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू 6 इंटू 1 का स्क्वायर एंड दिस इज 3 मीटर। ये हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आपको निकालना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया। अब यहाँ पे अगर आप फिर निकालें तो u2, अब यहाँ u 0 नहीं है, तो 6 इंटू 1 माइनस, चूंकि रिटार्डेशन है, हाफ 6 इंटू 1 का स्क्वायर एंड 6 माइनस 3, अगेन दिस इज 3 मीटर। S2 भी आ गया 3 मीटर। अब अगर आप S3 निकालें तो S3 भी उतना ही आ जाएगा, क्योंकि वही एक्सेलेरेशन है और टाइम कितना है 1 सेकेंड, क्योंकि आपको 0 to 3 सेकेंड में कह रहा है। तो फिर यहां से यहां तक अगर आप देखें तो ये भी आ जाएगा यहां से हाफ इंटू 6 इंटू 1 का स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो 3 मीटर। तो आप यहां से लेके यहां, यहां से लेके यहां, यहां से लेके यहां तक अगर आप टोटल डिस्टेंस देखें तो ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 3 + 3 + 3, यानी टोटल डिस्टेंस इज 9 मीटर। और टोटल अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालें तो डिस्प्लेसमेंट इज ओनली 3 मीटर। डिस्टेंस कितना हुआ 9 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज 3 मीटर। इसीलिए जब आप एवरेज स्पीड निकालेंगे तो एवरेज स्पीड होगा 9/3, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, तो ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे आप एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, जब आप एवरेज स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस कितना है 9, टाइम कितना है 3, तो क्या आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो जो एवरेज स्पीड होगा ये आ जाएगा 9/3 यानी 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालें तो ये आ जाएगा 3/3, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ है सिर्फ 3 मीटर, तो ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, यानी एवरेज वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड एंड एवरेज स्पीड इज 3 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन देख लीजिए, आपको पहले एवरेज वेलोसिटी पूछा है, एवरेज वेलोसिटी 1 था और एवरेज स्पीड 3 था, तो देख लीजिए यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। 1 मीटर पर सेकेंड इज एवरेज वेलोसिटी एंड 3 मीटर पर सेकेंड इज एवरेज स्पीड, नीट 2018 का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्लियर हो गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। Charge of a proton and electron differ slightly. One of them is -e and other is e plus delta. ठीक है, if net of electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atom, अगर आप हाइड्रोजन पे चार्ज निकाले तो चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम आ जाएगा, यहां से अगर आप चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है और प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, दोनों का सम, एंड दिस इज डेल्टा ई। ठीक है, अब कह रहा है कि नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस d मच ग्रेटर देन एटॉमिक साइज अपार्ट 0। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नेट है वो क्या है, 0 है। इसका मतलब दोनों बराबर होंगे और अपोजिट होंगे। देन डेल्टा इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, अब आपसे पूछ रहा है कि डेल्टा ई का क्या ऑर्डर होगा। तो अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालें तो ये आ जाएगा 1/4πε0 डेल्टा ई का स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस d है तो ds। अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकालें तो ये आ जाएगा g इंटू mh, अगेन mh डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, यानी gm1m2/d²। अब आप इस दोनों को इक्वेट करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को और ग्रेविटेशनल फोर्स को, जो वैल्यू गिवन है, जो वैल्यू आपको गिवन है उसको पुट करें, सिंप्लीफाई करें एंड
यू गेट द आंसर। ठीक है, इसी दोनों का आपको इक्वेट करना है। आइए देखते हैं। तो इस दोनों का आपको इक्वेट करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को और ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो डेल्टा ई स्क्वायर वो बाई 4 पाई एप्सिलॉन डी स्क्वायर और जी एम एच स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। तो डेल्टा ई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, तो डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा ई स्क्वायर इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी एम एच का स्क्वायर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 1 बाई 9 10 टू द पावर 9 एंड जी इज 6.67 10 टू द पावर माइनस 11। एम एच आपको दिया हुआ है 1.67 10 टू द पावर माइनस 27। इसको जो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जो ऑर्डर आएगा वो 10 रेज टू द पावर माइनस 37। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, एंड वी हैव टू इक्वेट दिस टू फोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है और ये कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड है बाय टू मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L आर initially at a distance d, d is much less than L. Apart because of their mutual repulsion, the charges begins to leak. The charges begins to leak from both the sphere at a constant rate. As a result, the sphere approach each other with velocity v. ठीक है, कह रहा है कि दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है, ये सस्पेंडेड है फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय ए लाइट मासलेस स्ट्रिंग जिसका लेंथ L दिया हुआ है, इनिशियल डिस्टेंस d दिया हुआ है, अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्सन द चार्ज बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर एट ए कांस्टेंट रेट। ठीक है, dq बाई dt क्या है, dq बाई dt क्या है, कांस्टेंट है। एज ए रिजल्ट द स्फीयर अप्रोच ईच अदर विथ वेलोसिटी v, जिसकी वजह से स्फीयर क्या करता है, अप्रोच करता है, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। आपसे पूछ रहा है कि v वेरीज एज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x बिटवीन स्फीयर। कौन सा ऑप्शन सही है, यानी v किसके प्रोपोर्शनल है इसमें से। ठीक है, फिगर से समझते हैं। तो ये दो आइडेंटिकल स्फीयर है, चार्ज q है और ये डिस्टेंस x है। अब ये स्ट्रिंग है तो देखिए इसमें टेंशन होगा क्योंकि फोर्स लग रहा है दोनों स्फीयर के बीच में, तो T टेंशन है। तो T का जो एक कंपोनेंट होगा, ये एंगल अगर थीटा ले लें तो ये एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा, चूंकि ये 90 डिग्री है, इधर आ जाएगा T साइन थीटा और इधर आ जाएगा टेंशन का कंपोनेंट T कॉस थीटा। तो T कॉस थीटा किसको बैलेंस कराए, वेट को, तो T कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा mg। T कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा mg और ये है रिपल्सिव फोर्स k यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई x स्क्वायर। तो T साइन थीटा किसके बराबर होगा, तो T साइन थीटा आ जाएगा k q स्क्वायर बाई x स्क्वायर। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ से। अब अगर आप इसको डिवाइड करें, सेकेंड बाई फर्स्ट करें, तो ये आ जाएगा टेन थीटा और इधर आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर एम जी। फॉर स्मॉल एंगल टेन थीटा इज थीटा, साइन थीटा इज ऑल्सो थीटा, तो टेन थीटा टू साइन थीटा, और यहां से अगर आप साइन थीटा निकालें तो ये डिस्टेंस होगा x बाई 2 और ये है l, तो ये आ जाएगा x अपॉन में 2l, p बाई एच होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे उठा करके आप पुट करें तो x अपॉन में 2l आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर एम जी। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखें तो क्यू स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है, ये एक्स क्यूब के प्रोपोर्शनल है, बाकी सारे। दिस इंप्लाइज जो q है वो प्रोपोर्शनल है x टू दी पावर 3/2 के, और dq बाई dt किसके प्रोपोर्शनल होगा, 3/2 x का पावर 3/2 माइनस 1 मीन्स रूट x। डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं टाइम के रेस्पेक्ट में, इधर आ जाएगा dq बाई dt
और इधर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 x का पावर 3/2 -1 एंड dx/dt। अब ये जो dx/dt है ये क्या देगा, ये वेलोसिटी देगा, तो ये आ जाएगा 3/2 √x इंटू वेलोसिटी। ठीक, अब क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो dq/dt है ये कांस्टेंट है, इसका मतलब जो 3/2 √x v है ये इक्वल टू कांस्टेंट है, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो v किसके प्रोपोर्शनल है, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है √x के। ठीक है, क्योंकि v इंटू √x इक्वल टू कांस्टेंट तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √x। ऑप्शन देख लीजिए, v किसके प्रोपोर्शनल होगा, x टू द पावर -1, ये 1/√x के प्रोपोर्शनल होगा। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस किए, आप आई होप कि आपको ये क्लियरली समझ आ गए होंगे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।